अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको तीन बड़ी खबरें देंगे। एक खबर जो सबसे अहम और अफसोसनाक है वो वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा से शदीद बदतमीज़ी, और ये बदतमीज़ी उन्होंने चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद और दीगर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की मौजूदगी में की। और चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद की बड़ी मानी खेज़ खामोशी है सारे में। हम आपको ये तफसीलात बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो एक खित्ते में जो अफ़गानिस्तान के लिए जो सूरत हाल अब इवॉल्व कर रही है, उसके क्या असरात आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर आने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान के इस हाइब्रिड निज़ाम को कोई ख़तरा लाहक हो रहा है, और इसी सिलसिले में क्या अब कुछ मुलाकातें हम आपको अहम मुलाकातों का बताएंगे। जबकि तीसरी खबर जो होगी वो नैब जो जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो सर से पाँव तक एहतसाब करते हैं, उन्होंने फिर एक इंसानियत, दोस्ती और एहतसाब सबके लिए और केस नहीं फेस देखता हूँ कि एक और उम्दा मिसाल कायम की है। हम वो भी आपको आज बताते हैं। तो चलें हम अपने जो इंतहाई नरम दिल और जिसे कहते हैं कि रंगीन किस्म के हमारे चेयरमैन नैब हैं जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल, वीडियोस तो आपने उनकी देखी हुई हैं, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी वो दिलचस्प इंसान है। तो उन्होंने भी केस नहीं फेस देखते हुए एक और मिसाल कायम की है, और उन्होंने जो वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वज़ीर आला KP महमूद खान और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, इन तीनों के ख़िलाफ़ मालम जब्बा में जो ठेका देने में जो मुबैना बेकायदगी और करप्शन थी, उसको इंक्वायरी की स्टेज पर ही बंद कर दिया। और कोई ना केस चलेगा ना कुछ मौजें, और कहा कि जनाब हमने वो इंक्वायरी में देखा कि ठेका ठीक दिखाता है। कहता ठीक है, कंपनी अहलियत नहीं रखती थी उस रिजॉर्ट को लेने की, लेकिन उन्होंने टाइम पर बना के चला के किराया देना शुरू कर दिया। KP गवर्नमेंट को तो ठीक हो गया, चाहे अहलियत नहीं थी, ठीक हो गया। यस, वो इंक्वायरी बंद। और उसी में उन्होंने साथ ही जो मिफ्ता इस्माइल जो नून लीग के वज़ीर ख़जाना रहे हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी भी दे दी। तो ऑफकोर्स नैब केस देखता है, तो फेस नहीं देखा उन्होंने। तो बहरहाल तो ये उनकी एक आप देखें कितनी उम्दा उन्होंने मिसाल कायम की है। इसी तरह आप मान जाते हैं दूसरी खबर की तरफ, वो है अफ़गानिस्तान की ग्रेटर गेम। अब जो अफ़गानिस्तान में जो कुछ चल रहा है वो बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। जिस तरह से तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं, और अब जो अमेरिका और मगरबी ममालिक हैं, यूरोप, UK, उनका प्रेशर पाकिस्तान पर बढ़ने लग गया है। हम पिछले दिनों तो बड़ी शादियाने बजा रहे थे कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब गई अफ़गानिस्तान में, ये हो गया वो हो गया, और अब ये होगा फलान होगा। और फिर हमारी ये भी चीखें फवाद साहब की देखने वाली थी जब मियां नवाज शरीफ से अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब मिलने गए। अभी आप देखें सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दिल्ली गए, और वहाँ से वापस वो चले गए हैं, पाकिस्तान नहीं आए। ये बड़ी, और तालिबान का वफद जो मुल्ला बरादर की क़यादत में चाइना गया और चाइना मिल के आया, जबकि उसी दौरान उससे पहले पाकिस्तानी DDISI जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और वज़ीर ख़ारजा शाह कुरैशी भी वहाँ से मिल के आए थे। और अब मुईद यूसुफ और जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और जो DDISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, दोनों इस वक्त वाशिंगटन में हैं। ये भी वहाँ पर अहम मुलाकातों के सिलसिले में। तो ये तमाम जो ये मुलाकातें हो रही हैं, ये जो दौरे हो रहे हैं, ये 1 पॉइंट एजेंडा है, ये अफ़गानिस्तान सेंट्रिक सब कुछ चल रहा है। और अब चीज़ ये है कि अब तालिबान तो वहाँ पर जो कुछ कर रहे हैं, आपने देखा वो एक कॉमेडियन लोगों को हंसाने वाले को जिस तरह उन्होंने कत्ल किया, जिस तरह से वो और लोगों को कत्लेआम कर रहे हैं अफ़गान तालिबान, ऐसे में आलमी बरादरी की कंसर्न्स बढ़ रही हैं। और हमें तो लग रहा था ना कि अशरफ गनी जाए, और तालिबान ने भी शर्त रखी कि अशरफ गनी के बगैर कोई और लाएँ तो उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे। तो अमेरिका ने भी देखा कि यार ये क्या बार बार
कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि आपने इसी गवर्नमेंट से बातचीत करने का हमसे कतर में तय किया था, अब आप कह रहे हैं गवर्नमेंट भी आपको बदल के दें, तो उसके बाद अमेरिका ने दोबारा बॉम्बिंग शुरू किया अफगानिस्तान में तालिबान पे। और अब तालिबान ने भी जो स्ट्रेटजी बनाई है वो अब शहरों को टेक ओवर नहीं कर रहे, जो बड़े शहर हैं, उनको पता है कि हम बड़े शहर जो ही टेक ओवर करेंगे ऊपर से कारपेट बॉम्बिंग होगी और वो हमारा मलिया मेट कर देंगे। अब ऐसे में आलमी बिरादरी हमें ये कह रही है, क्योंकि दिल्ली की ये कंसर्न्स हैं भारत की कि अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान आ जाते हैं तो फिर एक हमारे एंटी गवर्नमेंट बनेगी और फिर हमारे यहाँ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं वहाँ से मिलिटेंट भेजकर अफ़गानिस्तान से। और अमेरिका ये हमें और सबको बता रहा है कि हम बिल्कुल वहाँ पर अफ़गानिस्तान का टेक ओवर नहीं होने दें और उनको रोकें। अब हम कह तो रहे हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है उसके ऊपर, तालिबान के ऊपर, उनका जो अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा बढ़ता जा रहा है इलाके पर, हमारा उन पर इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है। अब TTP ने भी कह दिया कि वो तालिबान के साथ हैं और बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन उनकी चल रही है। चाइनीज़ की कंसर्न है ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, कि वो वहाँ पर मौजूद है, वो भी तालिबान के साथ है। उस सिलसिले में हमने जो, और चाइनीज़ ने जो इंक्वायरी की दासू अटैक पर, उसमें ये सामने आया कि वहाँ पर हमले में TTP ने फैसिलिटेट किया था जो चाइनीज़ वीगर जोन से है उनकी जो मूवमेंट है, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जो एक वहाँ की एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था दासू अटैक के लिए। और ये दोनों रह रहे अफगान तालिबान के पास हैं। तो उस पर चाइनीज़ ने बुला के मुल्ला ब्रदर को कहा है, और ये मुल्ला ब्रदर का दौरा हमने फैसिलिटेट किया कि अगर आप ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट को फैसिलिटेट करेंगे, अपने यहाँ पनाह देंगे, तो फिर वी आर एनिमीज। पाकिस्तान ने भी तालिबान को कन्वे किया कि अगर आप TTP को अपने यहाँ रखेंगे, पनाह देंगे, वो हमारे यहाँ अटैक्स करेंगे, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा जो आपके लोग अभी भी पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको होस्ट करना, और फिर हम कोई ना कुछ एक्शन भी लेंगे। जबकि अमेरिका अब अफगान तालिबान को और पाकिस्तान को कन्वे कर रहा है कि हम, अगर आप ये कर रहे हैं तो हम फिर भारत का रोल बढ़ाने जा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। और अमेरिका को इसमें सऊदीया की भी हमायत हासिल है। जो मियाँ नवाज शरीफ से जो मुलाकात अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की हुई, ये सऊदीया ने फैसिलिटेट करवाई थी। तो अब अमेरिका यहाँ पर अपने पार्टनर्स भी बदलने का सोच रहा है पाकिस्तान में, अपनी ये जो हाइब्रिड रजीम है इसीलिए अब खतरे में है। क्योंकि देखिए ये अगर आपको याद हो तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी, उनकी शहादत वाले दिन उनसे सुबह अफगान सदर हामिद करज़ई ने मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि आपकी जान को खतरा है, आप आज जल्द से मत जाएं। तो हामिद करज़ई कौन थे? हामिद करज़ई के पास कौन सी इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी थी कि उनको पता था बेनज़ीर पर खुद को हमला होने वाला है? वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर बेनज़ीर के पास पैगाम लेके गए थे, क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जानती थी कि बेनज़ीर के लिए क्या हालात पैदा करने की उस वक्त की जनरल मुशर्रफ हुकूमत उनको कत्ल करने की प्लानिंग कर चुकी थी। तो अब बात यह है कि इसी तरह कि जो हमदुल्ला मुहिब हैं जिनके पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं, बाद में वो भी एक झूठ है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हीरा मंडी है। उन्होंने यूँ नहीं कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट ये होता। वो कह रहे थे कि ये जो तालिबान दहशतगर्द जो यहाँ पर हमले कर रहे हैं हमारे मदारस पे, हमारे स्कूलों पर, और यहाँ पे लोगों को मार रहे हैं, यहाँ के उलमा को कत्ल करना उनके लिए जिहाद है। तो पाकिस्तान में एक जगह पर उन्होंने लाहौर की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा वहाँ पर एक हीरा मंडी है, वहाँ पर तवाइफें होती हैं, वहाँ पर जाकर क्यों नहीं कार्रवाई करते? अगर इतनी जिहाद के शौकीन है, इन्होंने बुराई ख़त्म करनी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था, जिसको हमने कह दिया कि नहीं वो पाकिस्तान को हीरा मंडी कह रहे हैं। तो बहरहाल हमदुल्ला मुहिब जो मिलने गए मियाँ नवाज शरीफ को, अब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट देख रही है कि कौन ऐसा है जिस पर सब एतमाद कर सकें और जो वाकई ही पाकिस्तान के बारे में ये सोच रखता है कि हमें मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करना, हमें खित्ते के ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात लेके चलने हैं, हमें मगरिब के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, तजारती ताल्लुकात कायम करने हैं। तो वो ऐसे में फिर उनको तो ये विजन सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी में नज़र आता है, बिलावल भुट्टो यासिर जरदारी में इसमें तो नहीं नज़र आता। पीपल्स पार्टी के जहाँ तक है वो उनको भी नज़र नहीं आता कि वो इतनी सेंटर में पावर ले सके। PMLN एक ऐसी है जो सेंटर में पावर ले सकती है अगली दफ़ा, फिर प्लस
PMLN पंजाब की, क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी है तो उनको पता है कि पंजाब ही पॉलिसीज पाकिस्तान की ड्राइव कर सकता है। तो ऐसे में वो अब सेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ क्या अभी भी वही सोचते हैं जो पहले सोचते थे, क्योंकि पहले जब सोचते थे तो उनके खिलाफ डाउन लीक्स करके उनको अंडरमाइन किया गया, फिर उनको डिस्क्वालीफाई करवाया गया, फिर उनको जेल में डाला गया, वो सारी कीमत उन्होंने अदा की। और फिर वही पॉलिसीज मौजूदा हुकूमत ने अडॉप्ट की। जनरल बाजवा ने कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कहा कि माजी को दफन करके भारत के साथ आगे बढ़ना होगा। वज़ीर इमरान खान ने भी कहा कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, ये वो। लेकिन इन लोगों पर शायद इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अब देखती है कि अगर ये इतने ही मुखलिस थे तो फिर नवाज शरीफ को उस दौर में क्यों निकाला था। तो शायद अब एक वो ट्रस्ट डेफिसिट है, तो इसकी कहीं ना कहीं असरात पाकिस्तान पर आएंगे। लेकिन ये पाकिस्तान अब एक ऐसा सैंडविच बनेगा, एक तो आलमी बरदरी का प्रेशर होगा कि अफगान तालिबान को कर्टेल करो, दूसरी तरफ तहरीक तालिबान के जो लोग होंगे, जो अफगान तालिबान के शाना बिशाना इस टाइम उनके मेहमान हैं, वो पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले तेज़ कर देंगे। तो हमारी आवाम भी शहीद हो रही होगी, हमारे पुलिस एहलकार शहीद हो रहे होंगे, हमारे फौजी जवान हमारे शहीद हो रहे होंगे, हमारे बेटे सारे शहीद हो रहे होंगे, और हम देख रहे होंगे कि यह हो रहा क्या हमारे साथ। ऊपर से इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें ब्लेम कर रही होगी। तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल इमर्ज हो रही है। इस सूरत हाल का रिजल्ट में फिर पाकिस्तान में शायद हो सकता है हुकूमत की तब्दीली का भी देखा जाए, और अहम ओहदों पर मौजूद लोगों को भी शायद जाना पड़े, ताकि हर जगह पर नई क़यादत आए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो कमिटमेंट्स करे उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को एतमाद हो। इसी तरह बात है, हम सुप्रीम कोर्ट में कल जुडिशल कमीशन ने एलिवेशन की मंजूरी दे दी है सिंध हाई कोर्ट के जो 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की एलिवेशन की। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो मौजूद हैं, ये नामजदगी थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की। और पिछला जो इजलास हुआ था 13 जुलाई को, उसमें बहुत सख्त वो बहस मुबाहिसा हुआ था, और उसके बाद क्योंकि मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की एलिवेशन के लिए, तो फिर इस मामले को मौखर कर दिया गया। लेकिन अचानक से जब जस्टिस काजी फाइसा को कोरोना था, बार कौंसिल से जो कहा गया था कि मशावरत की जाएगी वो नहीं की गई थी, लेकिन एकदम इधर चीफ जस्टिस का जस्टिस काजी फाइसा को कोरोना हुआ, और साथ ही जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया, जिसमें यही मैटर गौर करना था कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को एलिवेट किया जाए। इस पर ज़रा ये बताते हैं कि बार्स ने तो खैर प्रेस रिलीज जारी करके पाकिस्तान बार कौंसिल ने इस इजलास की मुखालफत की और इसको मौखर करने की कहा कि ये अभी वक्त नहीं है, अभी मुशावरत नहीं हुई, और इतनी जल्दी आपने दोबारा इजलास क्यों बुला लिया। जबकि कुछ ज़राए ये भी कहते थे क्योंकि पहले जो मेजॉरिटी नहीं थी, अब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को मेजॉरिटी मिल गई है कि वो अपना नॉमिनी एलिवेट कर सकें, तो इसलिए अब उन्होंने फौरी तौर पर इजलास बुला लिया है। और जस्टिस काजी फाइसा ने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को एक ख़त भी लिखा कि मैं बीमार हूँ, मैं घर पे हूँ, आप बराए मेहरबानी इस इजलास को या तो मौखर कर दें या मेरे लिए वीडियो लिंक का फिर इंतज़ाम करें। और सबसे जो हैरान कुन बात है कि फिर भी ना तो जस्टिस काजी फाइसा को ख़त का जवाब दिया गया, ना ही उनके लिए वीडियो लिंक अरेंज किया गया कि वो जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक हो। जस्टिस काजी फाइसा ने फिर खुद राब्ता करके कहा कि मैं वीडियो लिंक अपना खुद इंतज़ाम कर रहा हूँ, मैं वीडियो लिंक से शरीक होना चाहता हूँ। फिर उनको शिरकत का मौका दिया गया और कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइसा शदीद बीमार थे जब वो इस इजलास में शरीक हुए, वीडियो लिंक पे नज़र आ रहे थे कि वो कितने बीमार हैं, उनकी आवाज़ बता रही थी, उनकी नकाहत बता रही थी, उनकी कमज़ोरी बता रही थी जिस्मानी, कि वो कितने बीमार हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी जब देखा कि ये तो फिर भी करने जा रहे हैं तो वो हो गए शरीक। उसके बाद इस इजलास में जो 4 लोगों ने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की एलिवेशन की मुखालफत की और उनकी इंटेग्रिटी या किसी फाइनेंशियल मैटर्स पे नहीं की। उन्होंने इस बुनियाद पे की कि अगर आप कहते हैं कि जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनको एलिवेट नहीं करना, चाहे वो सीनियर तरीन है, तो जो बाकी 3 उनके से नीचे जजेस हैं उनको क्यों नहीं आप उनमें से किसी को कंसिडर करते हैं, 5वें नंबर को क्यों कंसिडर कर रहे हैं। और उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी किया। इवन के जो जस्टिस मकबूल बाकर थे, उन्होंने एक
चार्ट निकाल लिया जिसमें उन्होंने बाकी 3 जजेस जो थे, जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के नीचे थे, जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर से सीनियर 3 जजेस थे, उनके जजमेंट्स पढ़नी शुरू कर दी कि देखिए इतनी इन्होंने जजमेंट लिखी हुई है, इन्होंने इतनी लिखी हुई है, इन्होंने इतनी लिखी हुई है, और इनकी जजमेंट ये देखें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड की है कि इन्होंने इतनी अच्छी जजमेंट्स लिखी हुई थी, वो तो आप इनको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? वाई जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, यही जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान ने भी कहा, उन्होंने भी मुखालफत की, वो भी जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने कहा कि हम नहीं इस तरह से सीनियरिटी के असूल को वायलेट करना चाहिए, या तो कोई बहुत लॉजिकल बात की जाए और बहुत रीजन वैलिड आगे रखा जाए कि इसलिए 4 जजेस को नजरअंदाज करके 5वें जज को लाया जा रहा है। जो पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदा थे उन्होंने भी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि देखिए ये 1 दिन के नोटिस पर मुझे बुलाया गया है, आप बराए मेहरबानी 2 से 3 हफ्ते मौखर कर दें, जस्टिस काजी फाइसा भी सेहतियाब हो जाए, हम भी बार कौंसिल से मुशावरत कर ले, उसके बाद इसको देख लेते हैं। इसी तरह जो वज़ीर कानून फ़रोग नसीम थे, उन्होंने जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान को कुछ कोट करना शुरू कर दिया कि नहीं फ़लाँ फैसला ये कहता है, फ़लाँ फैसला कहता है, बड़े अच्छे जज हैं जस्टिस मदर अली। तो उस पर जो जस्टिस काजी फाइजा थे उन्होंने कुछ मुदाखलत की कि मेरे ख्याल में आप जजमेंट को सही कोट नहीं कर रहे जो आप कोट कर रहे हैं वज़ीर कानून को, उन्होंने कहा। तो वज़ीर कानून ज़रा ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा पर चढ़ दौड़े हैं ना कि बीमार हैं, वीडियो लिंक पर हैं, शुरू हो गए कि मैं आप भी इधर बतौर जज नहीं बैठे हुए कि आप मुझे टोकें और मुझे बताएं कि मैं क्या गलत कह रहा हूँ, आप भी इस जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं और मैं भी मेंबर हूँ ना, आप जज हैं ना इस वक्त मैं कि मैं आपको सुनूँ, हर बात आपकी सुनूँ। और उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी से ये गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि, और जस्टिस काजी फाइजा ने भी जवाब में तलखी से कहा कि फ़रोग नसीम साहब आपका बस चले तो आप तो सुप्रीम कोर्ट अब्दुल हमीद डोगरों से भर दें। तो इस पर फ़रोग नसीम साहब मजीद चीखे चिगाड़े और उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि मुझसे इस तरह बात की जाए, मैं मेंबर हूँ इस जुडिशल कमीशन का और मैं जो चाहूँगा मैं कहूँगा, कोई मुझे टोक नहीं सकता। और ये जब वो इस तरह बिफरे हुए सब गुफ्तगू कर रहे थे तो ये सब कुछ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जुडिशल कमीशन के दीगर मेंबरान की मौजूदगी में रहता और कोई मुदाखलत नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कोई नहीं उनको रोका कि आप किस अंदाज में एक सुप्रीम कोर्ट के जज से गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि माजी में रवायत रही है कि हमेशा जो चीफ जस्टिस होते हैं या मौजूद जज साहबान होते हैं वो अपने ब्रदर जज के साथ खड़े होते हैं अगर उनके साथ कोई बदतमीजी की कोशिश करे। लेकिन ये दूसरी दफ़ा है, इससे पहले भी जब एक बेंच में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने जस्टिस काजी फाइजा से बदतमीजी की और उन्हें कंप्लेनेंट कहना शुरू कर दिया तो चीफ जस्टिस ने बेंच बर्खास्त करके अपने ही मौजूद साथी जज जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ एक फैसला लिख दिया था। वो भी बड़ा ये पाकिस्तानी तारीख का वैसे अनोखा फैसला है और उनको कह दिया था कि आप हुकूमत के केसेस ना सुना करें। यहाँ पर भी खामोश रहे हैं और टेक्निकली क्योंकि ये 9 मेंबर का था जुडिशल कमीशन तो 4 जजेस ने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के नॉमिनी की हमायत की, 4 मेंबरान ने मुखालफत की, यानी कि इक्वल था जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की एलिवेशन के ऊपर। फिर क्योंकि चीफ जस्टिस के पास फिर वीटो कार्ड आ गया था कि वो 5वें अपना वोट का दें और क्योंकि उन्हीं के नॉमिनी थे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर तो उन्होंने तो फिर उसके हक में वोट देना था, तो उन्होंने एकदम खड़े होकर कहा कि 5-4 से हम उनको एलिवेट कर रहे हैं और वोट के जुडिशल कमीशन से चले गए। लेकिन ये तल्ख कलामी बड़ी ही अफसोसनाक और ये सब कुछ हुआ और ख़ास तौर पे क्योंकि आगे जो फ़रोग नसीम साहब जिस तरह से फोर्सी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से कौन जज रिटायर होना है तो नए जजेस आएंगे, तो फिर क्यूरेटिव अगर रिव्यू लग गया तो फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, तो बड़ी अहम है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशंस और सब कुछ। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।